कल वाला टॉपिक बच्चों को मुश्किल लगा कि समझ आ गया? आ गया, ओके। बस वही ग्राफ ही मुश्किल था, बाकी तो आगे आसान लगेगा आपको सारा कुछ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बात हो तो ग्राफ बताना भी जरूरी होता है, आपको पता तो चल गया ना उसके बारे में। इसी तरह से एक और मेथड होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए यूज होता है। एक तो पिक्टोरियल मैंने आपको करवाया था कल, एक बार ग्राफ करवाया था, और हिस्टोग्राम, 3 चीजें आपको बताई थी, है ना। वो तो हो गया लाइंस ड्रॉ करके ग्राफ के ऊपर बनता है। अब हम एक ऐसा चार्ट करने जा रहे हैं जो सर्कल बना के उस पे बनता है। सर्कल तो सबको अब आता है ना बनाना। और सर्कल के अगर सेंटर में, अगर आप सेंटर पे जाओ और उसके चारों तरफ घूमो तो टोटल एंगल कितना बन जाता है? 360 डिग्रीज। ये भी पता है। जैसे क्लॉक होता है ना, क्लॉक में घड़ी जो होती है, घड़ी में ये एक गोल चक्र बना होता है, और सेंटर में उसका वो होता है जहां से उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, जो सुइयां होती हैं घड़ी की, क्या बोलते हैं उसको? हैंड्स ऑफ वॉच, है ना। जो हैंड्स ऑफ वॉच है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेंटर से स्टार्ट होते हैं ना। तो एक जैसे, हाँ, जैसे एक उसका हैंड है, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट, एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो वो सेंटर पे 360 डिग्रीज का एंगल बना देता है। जैसे अर्थ है अपने सेंटर के आसपास घूम रही है, तो सेंटर से उसका अगर ऐसे पूरा चक्कर लगाती है तो हम कहते हैं 360 डिग्रीज का एंगल उसने कवर कर लिया। पूरा एक सर्कल जो बनता है 360 डिग्रीज के एंगल पे बनता है। एंगल के बारे में जानते हो सभी? ओके, ओके। तो 360 डिग्रीज का, अब सर्कल जो है उसमें, इसको हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, PIE, पाई चार्ट, ठीक है। तो जो पाई चार्ट होता है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा की, जो कि सर्कल के बीच में मैंने आपको नॉलेज दी थी सेक्टर्स की, दी थी ना, अगर याद हो आपको। जैसे आप पिज्जा खाते हो, उसका एक सेक्टर काट के खाते हो। पिज्जा के जो पीसेस हैं सेंटर से उसका डायमीटर काटते हैं, फिर दूसरा डायमीटर काटते हैं, ऐसे ही बनते हैं। या केक होता है गोल, उसके स्लाइसेस काटते हैं, तो वो उन पार्ट्स को बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ द पिज्जा, सेक्टर्स ऑफ द केक। एक सेक्टर निकाल देते हैं हम, है ना। जो एक स्लाइस खाते हैं उसको सेक्टर बोलते हैं। सेंटर से उसको कट करते हैं, फिर एक एंगल पे दूसरा कट लगाते हैं, तो उतना पीस निकाल लिया जाता है। ओके, तो ये जो पिक्टोरियल पाई डायग्राम है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उस न्यूमेरिकल डाटा की जो हमें दिया हुआ है, और इसमें सेक्टर्स बना दिए जाते हैं एक सर्कल के अंदर। ओके, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ₹2400, कोई भी स्टेट का ले लो या कुछ ले लो, किसी सेक्टर का खर्चा है 2400, या हम फैमिलीज ले लेते हैं, 4 फैमिलीज का खर्चा ले लेते हैं कि उनका कितना खर्चा होता है। एक फैमिली का खर्चा होता है 2400 रुपीज, दूसरी फैमिली का होता है 9600 रुपीज, तीसरी का होता है 7400 रुपीज, चौथी का होता है मान लो 5600 रुपीज। तो इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इस एग्जांपल से भी पहले मैं आपको परसेंटेज वाला करवा देती हूँ ताकि आपको इजी लगे। एक मिनट, चलो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ये मिल गया है। जैसे मान लो हम एक सिटी में नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई मलयालम, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज दी हुई है। जैसे मान लो हिंदी में 40% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं 10% लोग, पंजाबी बोलते हैं 20%, बंगाली बोलते हैं 15%, तमिल बोलते हैं 5%, मलयालम बोलते हैं 5%, और दूसरे बोलते हैं 5%, बाकी के जो बचे वो 5%। तो ये 100 में से दिया हुआ है। तो पहले तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि अगर आउट ऑफ 100 40 है हिंदी का, जैसे 40%, आप लोग म्यूट कर लो, सब बच्चे, सभी बच्चे म्यूट कर लो, बहुत शोर होता है फिर। जैसे हिंदी का 40% है, ये 100 में से 40 हिंदी है, लेकिन हम ये तो परसेंटेज दी हुई है ना हमें, हम इनको पहले 360 डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 40% ऑफ 360 कैलकुलेट करो, तो 40% ऑफ 360 कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 40% ऑफ 360 कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, 0 0 कट गई, 144 है। हाँ, हाँ,
तो इसी तरह से इंग्लिश का कैलकुलेट कर लो 10% ऑफ 360, फिर पंजाबी का कैलकुलेट कर लो 20% ऑफ 360। इस तरह से हम सारों को डिवाइड कर लेंगे और 360 के अकॉर्डिंग, तो हमें ये एग्जैक्ट एंगल पता चल जाएंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएंगे इससे। अब जैसे सर्कल बनाया हमने, उसमें एक पार्ट है 40% सबसे ज्यादा है, तो हिंदी का 40% उसमें आ जाएगा उतना एंगल बना के। दूसरा 5% वाला एंगल बनेगा, इंग्लिश का 10% के लिए एंगल बनेगा और पंजाबी का 20% के लिए एंगल बनेगा। ये हम एंगल्स में इनको कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जैसे 40% ऑफ 360 हमने 144 डिग्री निकाल लिया, इसी तरह इंग्लिश का 10% ऑफ 360 तो ये 36 आ गया। ऐसे पंजाबी का निकाल लिया 20% ऑफ 360, ये हमारे पास एंगल्स आ गए। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेके एक लाइन लगाएंगे, रेडियस लेंगे और वहां पे उस पॉइंट पे सेंटर पे 144 डिग्रीज का एंगल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी लाइन पे अगला आ गया 10% इंग्लिश का, तो ये हमारा 36 आया, तो दूसरा एंगल उसी के साथ बनेगा 36 डिग्रीज का। फिर तीसरा हमने सब्जेक्ट लिया पंजाबी 20%, फिर 20% ऑफ 360 कैलकुलेट किया तो ये आ गया 72 डिग्रीज, फिर अगला एंगल 72 डिग्रीज का। इस तरह से हमने सारे एंगल्स बना लेने हैं। सारे बनाते बनाते हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो टोटल है वो 360 है। ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर खाने खाने बन जाएंगे। एक बड़ा सेक्टर, जैसे 40% सबसे ज्यादा, तो ये सबसे बड़ा सेक्टर बनेगा। फिर 10%, फिर 20%, जितना जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतना उतना एंगल बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाए। लेकिन ये आप तभी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको एंगल्स ड्रॉ करने आते हैं सबको, प्रोटेक्टर से बनाने आते हैं एंगल्स। ओके, फिर इस पार्ट को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं इन द सेंस कि जब आप एंगल्स सीख लोगे ना फिर करवाऊंगी पाई चार्ट। ठीक है, ओके। एंगल्स किसी को भी नहीं आते बनाने? कोई भी एंगल्स बनाने आते हैं आपको? 144 का है जैसे, चलो कोई बात नहीं, अभी आपने वो चैप्टर भी तो नहीं ना किया हुआ। ऐसे करते हैं बेटा, सिर्फ पाई चार्ट ही चाहिए हमें एक ही तरह का। उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, जब हम एंगल्स कर लेंगे ना तब मेरे को याद कराना, फिर मैं आपको पाई चार्ट्स बनवा दूँ। सिर्फ एक ही टॉपिक है, 5-7 सम्स है इसके, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और करवा देती हूँ आगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है, वो आपको आ जाएगा। 1 मिनट वेट करेगा। चलो, हाँ, वो तो मैं करवा चुकी हुई हूँ चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में। आप मेरी ऑडियो सुनना सारी, जो फर्स्ट या थर्ड, सेकंड चैप्टर, हाँ सेकंड चैप्टर था बेटा, वो कर लो आप। हाँ, सेकंड या थर्ड चैप्टर था वो, डिविजिबिलिटी टेस्ट के आगे पीछे ही था। वो तो स्टार्टिंग में हो चुका है, मिसिंग नंबर्स वाला। फिर से कर लेंगे, लेकिन अभी ये वाला कर लेते हैं। चलो, अब आपको मैं वो सिखाती हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है, जो हमने कल स्टार्टिंग में बताया था। ओके, जिसमें मैंने टैली मार्क्स बताए थे, वो याद आ गया? आप लोग कुछ नंबर्स नोट करो, मैं अब आपको नोट करवाने वाली। सब बच्चे नोट कर सकते हैं ना अपने पास? चलो चलो, नोट करते जाओ, कोई नंबर मिस नहीं करना आपने। ठीक है, लिखो 1, नंबर 1 है ना, ये आपको इजी लगेगा। ये आप लोग अपना रेडी रखो सामान लिखने के लिए। 1, पहला नंबर है 1, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कॉमा डालते डालते आप सारे नंबर्स लिखोगे। अब मैं कॉमा नहीं बोलूंगी, सिर्फ नंबर बोलूंगी और एक ही बार बोलूंगी। मैं अब स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। 1 1, ये दूसरा 1 है, हाँ दूसरा 1 है। 2 3 4 3 2 1 1 4, क्या हुआ? अब मैं 1 1 पे पहुंच चुकी हूँ, बीच में नहीं बोलना, मैं बाद में एक बार जल्दी से बोल दूंगी। अभी 1 1 आया ना, बोल लो। हाँ, 1 1 2 बार बोला तो मतलब 2 बार है ना, बीच में बोलो ना। 1 1 हो गया, उसके बाद अब बीच में कोई बच्चा नहीं बोलेगा, मैं रिपीट करूंगी तो कुछ छूट गया तो लिख लेना। 1 1 के बाद 4 5 2 4 2 2 1 3 3 2 5। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी का बीच में छूट रहा है आप चेक कर लो, आपने सारे लिख लिए। 1 1 2 3 4 3 2 1 1 4 5 2 4 2 2 1 3 3 2
5 हो गए सारे। अब आप काउंट करके देख लो कि 20 है ये टोटल नंबर, मैंने आपको 20 लिखवाए हैं। ठीक है, अब हम अगर नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो ये 1 से लेके 5 तक 5 ही नंबर हैं, जो कभी 1 आ गया, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 ऐसे आ रहा है। 5 ही नंबर है ना, तो हम एक कॉलम बनाएंगे टेबल के लिए। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखा रही हूँ। पहले लाइन में पहले कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही बताए थे मैंने। हमारा क्वेश्चन था 20 फैमिलीज हैं, उनमें हर फैमिली में किसी में एक बच्चा है, किसी में 2, किसी में 3, 4, 5। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज है। तो आपका पहला कॉलम का हेडिंग होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लिख लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। दूसरे कॉलम में लिखेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स भी बोलते हैं इनको, टैली बार्स भी बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया था 1 1 1 1 ऐसे लाइंस लगानी है वर्टिकल, टैली मार्क्स। उसके बाद तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार ये नंबर आया। जैसे आप लोग दिन में 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो आपकी खाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। कई लोग 5 बार खाते हैं, इन बिटवीन भी खाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 5 बार हो गई। अब हमने देखा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन या तो 1 है या 2 या 3 या 4 या 5, 5 ही नंबर हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के नीचे पहली लाइन में लिखेंगे 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, पांचवी लाइन में 5। ये लिख लो पहले। अब आप एक अपनी फिंगर लेफ्ट हैंड की, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, काम करते हो, तो लेफ्ट हैंड की फिंगर को यूज करोगे और जो पहला नंबर मैंने क्या लिखवाया था उस पर रखो। पहला नंबर क्या लिखवाया मैंने? 1। तो 1 के ऊपर ऐसे फिंगर रख लो और जो आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 1 है उसके सामने टैली मार्क्स के नीचे एक लाइन लगा दो, 1 लिख दो। लिख दिया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप कर भी पाओगे इजीली। कर दिया, एक टैली मार्क लगा लिया। अब आप अपनी फिंगर दूसरे नंबर पे ले जाओ। वो नंबर क्या है? 1 ही था, पहले 1 1 लिखवाया ना मैंने। दूसरा नंबर भी 1 है, तो फिर से नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 1 के सामने जो जहां पहले अभी 1 लगाया था आपने टैली मार्क, उसी के साथ एक और लाइन खींच दो नीचे, वर्टिकल लाइन। 1, एक और 1 लिख दिया। ठीक है, अब फिर से अपनी फिंगर तीसरे नंबर पे ले जाओ। तीसरा नंबर क्या है? 2। तो अब हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जहां 2 लिखा है उसके सामने एक वर्टिकल लाइन खींच देनी है। कर दिया? अब फिर से अपनी फिंगर चौथे नंबर पे ले जाओ। चौथा नंबर क्या है? 9। 1 1 2 हो गया, उसके बाद क्या नंबर था? 3। तभी तो कहा था कि ध्यान से लिखो। अब हाँ, अब आप अपनी फिंगर लेफ्ट हैंड की फिंगर को 3 पे रख दो, फिंगर को और 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जहां 3 लिखा है उसके सामने टैली मार्क लगा दो 1। फिर से अपनी फिंगर आगे ले जाओ, चौथे नंबर के बाद पांचवा नंबर क्या है? 3 के बाद क्या था नंबर? 4। तो अब हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जहां 4 लिखा है उसके सामने टैली मार्क लगा दो 1। इसी तरह से अगला नंबर है 3, तो 3 के सामने एक टैली मार्क लगा दो। 3 के ऑलरेडी एक लगा हुआ है तो उसके साथ एक और आ जाएगा टैली मार्क। ठीक है, अब हम आते हैं 3 के बाद नंबर आता है 2। अब 2 के आगे एक और टैली मार्क लगा दो। फिर 1 आ रहा है, फिर 1 के आगे लगा दो एक टैली मार्क। फिर से 1 आ रहा है, 1 के आगे एक और टैली मार्क लगा दो। 4 हो गए, 1 है ना, 1 के आगे 4 हो गए ना टैली मार्क्स। उससे अगला नंबर है 4। कर रहे हो ना आप लोग मेरे साथ साथ? अब अगला नंबर 4 आ गया। 4 के बाद 4 के आगे भी एक और टैली मार्क लग जाएगा। फिर 5 है, 5 के आगे एक टैली मार्क लगेगा। फिर 2 आ गया, तो 2 के बाद 2 के सामने एक टैली मार्क लगेगा। अगला फिर 2 है, फिर से 2 के आगे एक टैली मार्क। लेकिन अब 2 जो है वो 5 हो गए हमारे पास, है ना। तो 5वां टैली मार्क हम उसको क्रॉस कर देते हैं। जब 4 हो जाते हैं तो 5वां 4 वाले जो सेट बन जाता है, फिर ये 4 को क्रॉस कर देते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं वो हर 5वां जो नंबर है वो क्रॉस की लाइन में आता है। तो ये 5 का सेट हो गया। आगे 2 एक और आएगा तो उसका एक और लाइन अलग से लगेगी। ठीक है, इसी तरह से आगे नंबर्स हैं 1 3 3 2 5। इन सब के सामने भी आप टैली मार्क्स लगा लो। अब ये आप कंप्लीट करो। सबको समझ आ गया क्या करना था? अब टैली मार्क्स का काम कंप्लीट कर लो आप लोग।
2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट कर लो। आप लोगों को समझ आ गया बेटा? किसी को नहीं आया तो बताओ, किस किस को समझ आ गया? अच्छा, कोमल आपका हो गया, दिया का हो गया। कोमल आपने नोट कर लिए थे जो रह गए थे आपके डिजिट? अदिति, रीना, सबको आ गया समझ? उमाकांत, सिमरन, आपको तो लिख लिया करो ना बेटा, फिर आपको ये कैसे समझ आएगा? क्या बोल रहा है? ओके ओके, चलो। अब आपको मतलब ये चीज जो है ना, ये जो टेली मार्क्स वाला मेथड है, ये बहुत यूजफुल है। जैसे आप वोटिंग होती है, मान लो आपके स्कूल में 1000 बच्चा है ना, तो अगर वोटिंग होती है तो उन वोट्स को काउंट करना कितना मुश्किल है। पर्चियां, सपोज पर्चियां डालते हैं, है ना, 1000 बच्चा अगर वोट डाले तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे कि कौन विनर है? मुश्किल है ना वोट्स अगर डलते हैं तो हम टेली मार्क्स का यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका, मैं बोलने ही वाली थी। अब हमारा जो थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी, उसमें हमने ये टेली मार्क्स को गिनना है। जैसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है तो उसके सामने टेली मार्क्स, कितने टेली मार्क्स आए वहां पे? 5। तो फ्रीक्वेंसी के नीचे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन जहां 2 था उसके सामने टेली मार्क्स कितने आए? 5 का तो सेट और एक वैसे आया तो 6 हो गए। हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखेंगे 6 लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जहाँ 3 थे उसके सामने टेली मार्क्स आए थे 4, है ना, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 4, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन जहाँ 4 है उसके सामने टेली मार्क्स कितने आए? 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। और फिर 5 के सामने टेली मार्क्स कितने आए? अनमोल आपके कितने आए? 2, तो फ्रीक्वेंसी में भी हम लिखेंगे 2। अब हमारे से कई बार गलती हो जाती है, जैसे हम फिंगर रख रख के एक एक डिजिट का लिख रहे हैं, कई बार हमें गलती भी लग जाती है, हमारा कोई डिजिट छूट जाता है। जैसे कोमल अभी कह रही थी मेरा छूट गया। अगर कोई डिजिट छूट गया, हमारे से छूट गया, वैसे तो डाटा तो पूरा ही चाहिए होता है, लेकिन अगर हम करते टाइम इसको जब नोट कर रहे हैं, बाय चांस हमसे गलती हो जाती है, फिंगर ही है, स्लिप हो जाती है आगे, कोई नंबर छूट गया तो फ्रीक्वेंसी हमने गलत निकाल दी, तो ये हमें क्रॉस चेक करना भी इजी काम है। ये जितनी फ्रीक्वेंसी आई है 5, 6, 4, 3 और 2, इन सबको ऐड कर दो। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 20 आ रहा है, और हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 20 ही लिया था शुरू में, जो हमें डिजिट्स दिए गए थे 1, 1, 2, 3, 4, 3, ये सारे, ये टोटल अगर हम काउंट करें ये 20 थे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल और वो वाला 20 दोनों सेम है। इसका मतलब हमारी गलती नहीं हुई, हमने ठीक आंसर निकाला। इजी लगा बच्चों? और दूं ऐसा क्वेश्चन? अब आप लोग अपने आप कर सकते हो। ओके, चलो मैं देखती हूँ, कोई पहले छोटा क्वेश्चन ही देती हूँ। हाँ लिखो। ये ना एक्चुअली इसमें बड़े बड़े डाटा दिए हुए हैं, सबसे छोटा यही था। अच्छा चलो, अब मैं ना आपको दे रही हूँ डाटा। हाँ लो लिखो, थोड़ा सा बड़ा है इससे, कोई बात नहीं, आधा आधा करके नहीं दे देती हूँ, आप 5 मिनट लगा लो बेशक, ठीक है। अब नंबर्स लिख लो, स्टार्ट करें। अच्छा, इसका इसका ना एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को लिख दें तो और भी इजी हो जाएगा, या डिसेंडिंग में या असेंडिंग में कर सकते हो ना। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ, पहले आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख। 39, चलो मैं आपको छोटा बना के देती हूँ, ये तो बहुत लंबे क्वेश्चन है, बुक में टाइम ज्यादा लग जाएगा ना फिर। चलो लिखो, 55, 38, 52, 38, 51, 52, 55, 40, 38, फिर से 38, 40, 40 और 55। चलो हम इतने ही लेते हैं, छोटा ले लिया। नहीं, फिर से सुन लो, कुछ छूट गया तो। 55, 38, 52, 38, 51, 52, 55, 40, 38, 38, 40, 55। कितने नंबर हैं टोटल? 12 नंबर दिए मैंने, ठीक है। अब ये सबको आ जाएगा, जो नहीं भी लिख के कर रहा उसको भी आ जाएगा। 55। अब हम पहले इनको, ये थोड़े से नंबर हैं, पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें? तो हम पहले 38 लिख लिया हमने, सबसे पहले 38 लिख लो। अब 38 कितनी बार है? 1, 2, 38।
तो 38 38 38 38 ऐसे लिख लो, 4 बार लिख लो 38, ठीक है। उसके उसके बाद अगला नंबर कौन सा है 38 से बड़ा? 40। अब आप 38 4 बार लिख लिया, उसके बाद 40, 40 कितनी बार आ रहा है? बस आप गिनते जाओ, जैसे 40 आया उसके बाद आगे जहाँ 40 आया, जितनी बार आपको 40 मिलता जाएगा ना, आप उसको लिखते जाओ। 40 40 2 बार आ गया, ठीक है। अब 40 से बड़ा नंबर कौन सा है? 51। 51 एक ही बार आया है तो आप 51 लिख लो, ठीक है। 51 के बाद अगला नंबर क्या है? 52 कितनी बार आया है? 2 बार, 2 बार 52 लिख लो। उसके बाद अगला नंबर 55, 55 कितनी बार आ रहा है? उसको गिनते जाओ। पहला पहला नंबर है 55, उसके बाद ढूंढो आगे है कहीं, हाँ दूसरी लाइन में है 55, फिर तीसरी लाइन में भी है 50, 3 बार आ रहा है तो 3 बार 55 55 55 ऐसे लिखो। अब हमने सारे सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले छोटे वाला सबसे छोटा, उसके वो जितनी बार आया उतनी बार लिखते गए, सारी बार लिख लेना, ठीक है। हम गिनेंगे नहीं, बस जैसे नंबर में लाइन वाइज हम देखते जाएंगे, जहां जहां हमें वो नंबर मिलेगा उसको लिखते जाएंगे। पहले 38 लिख दिए, फिर 40 लिख दिए, फिर 51, फिर 52, फिर 55। तो हमारे पास जो जो नंबर है, सबसे पहले 38 है, 38 लिख दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे। फिर 38 के बाद अगला नंबर है 40, उसके अगला 51, फिर 52, फिर 55। अब इसके आगे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स में 38 4 बार आया तो आप 4 टैली मार्क्स लगा लो, 1 1 1 1। फिर 40 के सामने 40 2 बार आया तो 2 टैली मार्क्स लगा लिए, 2 वर्टिकल लाइंस खींच दी। 51 एक बार आया तो उसके सामने एक लाइन, 52 2 बार आया तो 2 लाइन, 55 3 बार आया तो इसके सामने 3 लाइन। अब फ्रीक्वेंसी, अगला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम। अब ये 4 लाइंस हैं तो फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखेंगे 4। ये 2 लाइंस हैं अगली लाइन में तो 2 के आगे 2 लिख देंगे। फिर एक लाइन है तो 1 लिखो, फिर 2 लाइंस है टैली मार्क्स है तो 2 आ गया, फिर 3 टैली मार्क्स हैं तो 3 आ गया। अब इनका टोटल करके देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। हमारे पास 12 नंबर थे, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 12 आ गया। अब समझ आ गया आपको कैसे बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ये तो आसान लगा होगा, क्या कह सकते हैं? हाँ, दिस इज डाटा हैंडलिंग, दिस इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। पहले हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, जो डाटा कल मैंने आपको बताया था, डाटा मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे आप बच्चों के मार्क्स की लिस्ट आ जाती है तो दैट इज डाटा। फिर उसको दो तरह का मैंने बताया था कल आपको, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है जो 1 to 1, जैसे मैं आप लोग, कोई टीचर है आपकी क्लास टीचर है, वो आप लोगों के मार्क्स या आप लोगों की हाइट्स या कुछ भी, या आपके डॉक्टर हैं वो आपको एग्जामिन करके आपकी हाइट वेट सब नोट करते हैं, तो दैट इज फर्स्ट हैंड। तो दैट डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी, वो उन्होंने डायरेक्ट आपसे लिया। और दूसरी तरह का होता है सेकेंडरी डाटा, जैसे कि मैं किसी डॉक्टर को एंगेज करती हूँ आपके साथ कि सारे बच्चों को एग्जामिन करके मुझे डाटा चाहिए उनकी हेल्थ का, वेट हाइट और हेल्थ के बारे में ये पॉइंट्स हैं, ये आप मुझे उनका एग्जामिन करवा के हमें दो। तो दैट इज सेकेंडरी डाटा, क्योंकि मैंने डॉक्टर की या किसी की हेल्प ली ये सारा डाटा इकट्ठा करने में। और अगर मैं खुद ही डाटा इकट्ठा करती हूँ तो वो प्राइमरी डाटा होता है, ये बताया था ना कल। तो जो हमने इसको अरेंज किया दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया। ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ था, हमने उसको तरीके से छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा दोनों तरह से कर सकते हो, हमने उनको अरेंज कर दिया। अब हमारा काम इजी हो जाता है टैली मार्क्स लगाना और फ्रीक्वेंसी। अगर हम रॉ डाटा को ऐसे ही अरेंज ना करें तो हमें थोड़ी सी वो होता है कि एक एक डिजिट लेना पड़ता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब मैं दूं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा, आपको मेथड तो आ ही गया ना। चलो नोट करो डिजिट्स, अब मैं आपको अरेंज करके ही दे रही हूँ, ठीक है, आपको टाइम सेव हो जाएगा। मैं आपको डाटा अरेंज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रही हूँ, ओके। आप इसका टेबल बना के मुझे बताओ। डाटा नोट करो 1 1। आप एक और काम कर सकते हो, मैंने आपके लिए अरेंज कर दिया ना, आप एक कॉलम बना लो
नंबर इसका ये मार्क्स हैं, मैं आपको मार्क्स बता रही हूँ, ठीक है। 50 में से मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो आप एक कॉलम बना लो मार्क्स का, दूसरा बना लो टैली मार्क्स का। अब मैं जो आपको जो नंबर बोलूंगी ना, जैसे मैंने 1 बोला, तो आप 1 के सामने इधर मार्क्स में 1 लिख लो और टैली मार्क्स में ये 1 1 2 बार आ रहा है, तो आप 2 बार टैली मार्क लगा लो, ठीक है। हाँ चलो आप डाटा ही लिखो, ऐसे आपको नहीं आ रहा। आपको मैं डाटा दे रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद आप इनको बना के टेबल फिर मुझे सुनाओ, ठीक है। डाटा है 1, फिर से 1, फिर 5, फिर से 5, 8, 10, 12, 12, 12, 12, 4 बार 12, हाँ। फिर 17, 17, 17, 3 बार 17, फिर 19, 19, 19, 19, 4 बार 19, हाँ 19 4 बार। फिर 21 3 बार, 21, 21, 21, 3 बार 21 हो गया। फिर 25 एक बार, 1 टाइम ओनली, 25 हो गया। फिर 33, 33, 33, ये 3 बार है, 33 3 बार है। उसके बाद 21 3 बार, फिर 25 एक बार, फिर 33 3 बार, फिर 39 1 टाइम ओनली, 40 40 हो गया एक बार। फिर 41 41 41, ये 3 बार आएगा 41। अब आपको मैंने इजी कर दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दे दिया ये क्वेश्चन। अब जो जो नंबर है वो सारे लाइन वाइज आप मार्क्स के नीचे लिख लो। पहले 1 आया, अगली लाइन में 5, अगली लाइन में 8, इस तरह से करके सारों को अरेंज कर लो। और उसके सामने टैली मार्क्स का कॉलम है, उसमें आप ये सारे नंबर्स नोट करके जितनी बार आए हैं उतनी बार टैली मार्क्स लगा दो। और तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें इनका टोटल कर करके लिखो। 1 1 5 5 8 10 12 12 12 12 17 17 17 19 19 19 19 21 21 21, हाँ 4 बार। 21 3 बार, 25 एक बार, 33 3 बार, 39 एक बार, 40 भी एक बार, और 41 3 बार। बस अब आप बनाओ टेबल में, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 29 देखती, 30 होना चाहिए टोटल, 30 होना चाहिए, कोई मिस हो गया। हाँ हाँ, यस यस, बोलते जाओ। नहीं 21 4 है, एक मिनट, फिर मैंने कहीं मिस कर दिया। 4 है बेटा, मैंने एक मिस कर दिया। हाँ बेटा 21 4 टाइम्स था। एक्चुअली मेरी जो बुक है ना उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ था, असेंडिंग में भी, तो उसमें बुक में ही गलती है, उन्होंने 3 बार लिखा हुआ है। ये मैं करेक्शन कर रही हूँ, बुक में मिस्टेक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा है तो 21 4 टाइम्स लिया हुआ है, असेंडिंग में उन्होंने 3 टाइम्स लिया। कई बार हो जाती है बुक्स में भी गलती। सब बच्चे 21 को 4 टाइम्स कर लो, फिर वो पूरा 30 आ जाए। हो गया, ओके। चलो बाकियों को भी कर लेने देते हैं। टेबल बनाना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप आए लेट हो ना बेटा, तो सुन लेना ऑडियो। कोमल जो मैं अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, कोमल बाद में बात करना, दो अभी क्वेश्चन कर लो। क्या बेटा? अभी एकदम से मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं बताऊंगी आपको, सोच के बताती हूँ इसका। हाँ इस सब्जेक्ट को कुछ और बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। हाँ सांख्य, मेरी एक्चुअली अपनी सारी क्वालिफिकेशन ना इंग्लिश में ही हुई हुई है। मेरी सारी एजुकेशन जो है इंग्लिश में ही हुई है, शुरू से इंग्लिश मीडियम की। वो तो मेरी क्योंकि मदर टंग है ना हिंदी, इसलिए मैं ये हिंदी में समझा लेती हूँ। सांख्यिकी होता है बेटा इसका, स्टैटिस्टिक्स। हो गया बच्चों, सिंपी का हो गया है ना? हाँ ओके। अब मुझे मिल गए, मैं बुक देख रही थी अभी, जो छोटे छोटे डाटा वाले क्वेश्चंस हैं वो मिल गए मुझे। कल करवाती हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ ये वाला तो कंप्लीट कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा डाटा था ना, टाइम लग जाता है इसको करने में। कल मैं आपको छोटे डाटा से करवाऊंगी, तो वो आप फटाफट टेबल्स बना लो। इमरान आप भी लेट आए हो ना, तो सुन लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर कल आप कर पाओगे ये, है ना। अभी इसका आंसर चलो सिंपली आप बोलो, सबकी फ्रीक्वेंसी बोलते जाओ। वैसे ये बहुत इजी था, मैंने आपको अरेंज कर दिया, मेन काम तो वही था। हाँ 30 आ गया, 4 21 का 4 था। हेलो, अभी देख शुरू कर दी थी उसने। हाँ बेटा 25 का 1, वेरी गुड, टोटल 30। अच्छा बच्चों, आप सबको मेथड तो समझ आ गया ना, ये तो डाटा ज्यादा था तो आपको इसलिए टाइम लगता है ज्यादा।
मेथड समझ आ गया ना सबको कैसे करना है? बस बस अब आपको आ गया स्टैटिस्टिक्स, काफी आ गया। ये जो जितना भी टफ काम था, ये एक टफ था, एक ग्राफ का टफ था आप लोगों के लिए, और ये बनाना, टेबल बनाना हम छोटे डाटा से बना लेंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं। आपको मेन तो है मेथड आना चाहिए। अगर आपको छोटे डाटा पे मेथड आ जाएगा तो आप बड़े डाटा पे अपने आप कर पाओगे। ठीक है, कल मैं आपको छोटा डाटा दूंगी, 0 1 2 3 इस तरह छोटे छोटे नंबर दूंगी, तो फटाफट होते जाएंगे। ठीक है, हाँ, बस उसके बाद ये वाला मेथड ओवर हो जाएगा, और फिर आगे मीन मोड मीडियन कराएंगे आपको, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो तो कैलकुलेशन वाले हैं, जैसे एवरेज निकालते थे उस तरह के। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर से। ओके, हाँ हाँ हाँ, मैं एक ऑडियो